उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी एक स्कूल का निरीक्षण करने गए हुए थे। वो बिल्कुल मनीष सिसोदिया स्टाइल के अंदर एक स्कूल में जाते हैं, एक क्लास में जाते हैं, उस क्लास में फिर बच्चों से बात करने की कोशिश करते हैं, पर वो नीयत तो दिखी जाती है क्योंकि वो क्लास आर्टिफिशियल लग रही थी। उस क्लास में 12 कुर्सियां थी, आगे डेस्क नहीं था, तो बच्चे लिखेंगे कैसे? तो जाहिर था कि एक क्लास बनाई गई है। मुझे खुशी हुई ये देख के कि इस देश के अंदर अब सरकारों को और मुख्यमंत्रियों को स्कूलों के अंदर जाना पड़ रहा है। इसकी एक भूमिका है कि वो क्यों गए थे। उसके कुछ दिन पहले उनके कुछ अहंकारी मंत्रियों ने, उनके उप मुख्यमंत्री ने चैलेंज किया कि मनीष सिसोदिया जी उत्तर प्रदेश में आए, हमसे वाद विवाद करें, डिबेट करें शिक्षा के ऊपर। हम उनसे डिबेट करने को तैयार हैं, हम उनको अपने अच्छे स्कूल दिखाएंगे। उन्हें लगा कि इनको चुनौती देते हैं, ये आना तो है नहीं इन्होंने। उनको क्या पता था ये पहुंच गए वहां। तो ये लखनऊ पहुंच गए, बोले आ जाओ। वो मैदान छोड़ के भाग गए। ना तो वो डिबेट में आए, ये पूरा दिन बेचारे बैठे रहे वहां पे, इनका इंतजार करते रहे। वो ना तो डिबेट के लिए आए, ना उनको स्कूल दिखाने आए। तो फिर जब कोई नहीं आया तो ये बोले चलो मैं ही दिखाता हूँ, जब इतनी दूर आया हूँ, दिल्ली से हवाई जहाज का खर्चा करके लखनऊ आया हूँ। तो ये वहाँ पे स्कूल देखने पहुँच गए, तो इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताओ भाई, ऐसा क्या करने जा रहे थे? स्कूल देख लेने देते? चलो खराब थे स्कूल, कोई बात नहीं, देख लेने देते। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश के पुलिस कमिश्नर ने रास्ते में रोक लिया, सारी पुलिस ने, इनको स्कूल नहीं देखने दिया। तो उसके बाद बहुत थू-थू हुई उत्तर प्रदेश सरकार की। फिर हमें तो क्या दिखाने थे, मीडिया ने जा जाके इनके स्कूल दिखा दिए, पूरी दुनिया को दिखा दिया ये हैं इनके स्कूल। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के अपने विधानसभा और अपना जिला, गोरखपुर जिले के है ना वो, गोरखपुर के स्कूलों की बुरी हालत दिखाई मीडिया वालों ने। तो तब उनको लगा यार ये स्कूल में तो जाना पड़ेगा। तो तब वो अब स्कूल में होके आए। स्कूल में गए, उन्होंने 1-2 कक्षाओं में गए, बच्चों से बातचीत करने की कोशिश की। अध्यक्ष महोदय, पिछले 5 साल के 6 साल के अंदर दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में जो काम हुआ है उसको एक क्रांति के रूप में देखा जा रहा है। अब गरीबों के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिल रही है। गरीबों के बच्चे फर्राटे की अंग्रेजी बोल रहे हैं। गरीबों के बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों के 98% नतीजे आ रहे हैं। सरकारी स्कूलों की शानदार बिल्डिंग बन रही हैं, स्विमिंग पूल बन रहे हैं। अब हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चे अमीरों के बच्चों के साथ कंधे से कंधा मिला के आ रहे हैं। तो एक मन में प्रश्न उठना वाजिब है। पिछले 70 साल में इस देश के ऊपर 2 पार्टियों ने राज करा। जो काम दिल्ली में 5 साल में हो गया वो 70 साल में क्यों नहीं हुआ? 70 साल के अंदर इन दोनों पार्टियों ने मिलकर शिक्षा व्यवस्था को ठीक क्यों नहीं किया? आज मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि इन दोनों पार्टियों ने मिलकर एक षड्यंत्र के तहत इस देश की शिक्षा व्यवस्था को बदहाली में रखा है। जानबूझ के रखा गया है। इन्होंने जानबूझ के इस देश के लोगों को गरीब रखा और इस देश के बच्चों को अनपढ़ रखा, क्योंकि ये चाहते थे कि अगर ये बच्चे अनपढ़ रहेंगे तो ये बच्चे बेरोजगार रहेंगे, अगर ये बच्चे अनपढ़ रहेंगे तो ये बच्चे पिछड़े रहेंगे, अगर ये बच्चे अनपढ़ रहेंगे तो ये गरीब रहेंगे, ताकि अमीरों को अपनी फैक्ट्रियों के लिए और अपने घरों के लिए सस्ते में लेबर मिल सके, ताकि इन पॉलिटिकल पार्टियों को
जब जब इनको पॉलिटिकल रैलियां करनी हो तो इनको भाड़े के अंदर लोग मिल सकें, ताकि इन पॉलिटिकल पार्टियों को सस्ते में अपने पॉलिटिकल कार्यकर्ता मिल सकें, जानबूझ के, ताकि इन पॉलिटिकल पार्टियों को अपना वोट बैंक मिल सके, इनसे प्रश्न पूछने वाला कोई ना हो, इनको अनपढ़ रखो, पूरे इस देश की जनता को अनपढ़ रखो, इनको गरीब रखो। जानबूझ के इस देश के लोगों को गरीब रखा गया, एक षड्यंत्र के तहत रखा गया, और ये पिछले 6 साल ने साबित कर दिया। पिछले 6 साल के अंदर दिल्ली की जनता ने जो शिक्षा व्यवस्था देखी है, पिछले 6 साल के अंदर दिल्ली के अंदर जो शिक्षा के क्षेत्र के अंदर क्रांति आई है, उसने इन दोनों पार्टियों की जड़ें हिला दी। अगर ये 6 साल के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में जो विकास हुआ है, उसी की वजह से पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस की 0 सीट आई, और अब जो उपचुनाव हुए उसमें बीजेपी की 0 सीट आई। अगर इस देश के लोगों को पढ़ा दिया तो पूरे देश के अंदर इन दोनों पार्टियों का यही हाल होगा। अगर लोग पढ़ गए, लोग अगर पढ़े लिखे हो गए, तो पूरे देश के अंदर ये बात फैलेगी। अध्यक्ष महोदय, पिछले 1 साल के अंदर जाहिर तौर पे पूरी दुनिया ने इस महामारी का सामना किया, कोरोना की महामारी का सामना किया, दिल्ली ने भी किया। बहुत कठिन समय था। इस कठिन समय के दौरान दिल्ली सरकार ने, दिल्ली के लोगों ने, सारी संस्थाओं ने, सारी सरकारों ने, प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने, केंद्र सरकार ने, उन सब ने सहयोग किया। हमारे सारे भाजपा के विधायकों ने भी बहुत सहयोग किया। सब लोगों के सहयोग से इतनी बड़ी महामारी कोई एक सरकार या एक आदमी से ठीक नहीं होती। अगर हम आपस में ये विवाद करें कि नहीं नहीं वो दवाई तो उसने भिजवाई थी, नहीं नहीं वो बेड तो इसने लगवाया था, सबने काम करा था। इतनी बड़ी महामारी थी, इतना बड़ा काम था, एक आदमी के करे नहीं होता था। और सबसे ज़्यादा काम करा डॉक्टरों ने। हम नेता जितनी मर्जी अपनी तारीफ कर लें, ना प्रधानमंत्री जी गए अस्पताल में, ना केजरीवाल गया अस्पताल में। अस्पताल में इलाज तो डॉक्टरों ने ही करा। तो उन सभी का हम ये सदन पूरे दिल से इस दिल्ली के लोगों का और सभी डॉक्टरों का, नर्सों का, सभी का, जितने फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, जितने हेल्थ केयर वर्कर्स थे, हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं। नई नई पद्धतियाँ दिल्ली ने पूरी दुनिया को दी। प्लाज्मा थेरेपी दिल्ली ने पूरी दुनिया को दी। होम आइसोलेशन की पूरी पद्धति दिल्ली ने दुनिया को दी। हमने जो 1 करोड़ रुपए की राशि ऐलान की, ये भी पूरी दुनिया में अकेले दिल्ली के अंदर ये लागू की गई और कहीं इसको लागू नहीं किया गया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो केवल दिल्ली के अंदर हुई, और मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि आज पूरी दुनिया को हमारे देश के वैज्ञानिकों ने 2 वैक्सीन दी हैं। मैं अपने देश के वैज्ञानिकों को बहुत बहुत इसके लिए बधाई देता हूं कि पूरी दुनिया को, आज पूरी दुनिया हमारे देश के वैज्ञानिकों की तरफ देख रही है। मैं समझता हूं कि जो इतना कठिन दौर था, अब हम लोगों को इस दौर से मुक्ति मिलेगी। लोगों के मन में इस वैक्सीन को लेके कुछ भ्रांतियां हैं, तो मैंने खुद वैक्सीन लगा ली और ठीक ठाक हूँ। मेरे माता पिता ने भी लगवा ली, वो भी ठीक ठाक हैं। तो मैं दिल्ली के सभी लोगों को अपील करना चाहता हूँ कि ये सारी भ्रांतियाँ दूर। विधानसभा में लगवा दें। मुझे लगता है कि शोभा तब बढ़ेगी जब हम लोग भी आम लोगों की तरह अस्पताल में जाके, मैं भी उस दिन लाइन में, मेरे को बताया गया कि जी सवेरे सवेरे इतने बजे खुल जाती है खिड़की, आप इतने बजे आ जाना। मैं सबसे पहले पहुंच गया था, तो मैं भी एक आम आदमी की तरह गया। और इस सदन की शोभा बढ़ेगी अगर हम सारे जने आम लोगों की तरह अस्पताल में जाके लगवाएं, और हम जो जाके लगवाएं अपना सोशल मीडिया में खूब प्रचार करें, ताकि लोगों के मन में जो भ्रांतियां हैं वो सब दूर हों, ताकि लोगों को लगे कि हाँ ये लोग भी लगवा रहे हैं और हम लोग भी लगवा सकते हैं।
तो मैं सभी को अपील करना चाहता हूँ लोगों को कि ये सब भ्रांतियाँ दूर करें और सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा लगवाएं। इस दौरान एक बहुत बड़ी समस्या जो लोगों के सामने आई वो थी रोज़गार की, और रोज़गार बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो गए। पहले तो लॉकडाउन की वजह से धंधे बंद हो गए, और उसके बाद जब लॉकडाउन खुला भी तब भी अर्थव्यवस्था को पटरी में आने में काफ़ी समय लग गया। तो हम लोगों ने जो एक रोज़गार पोर्टल चालू किया, जॉब पोर्टल चालू किया, जिसमें एक तरफ तो फैक्ट्रियां थी जिनको आदमी नहीं मिल रहे थे, फैक्ट्रियां खुल रही थी लेकिन आदमी नहीं मिल रहे थे, और दूसरी तरफ लोग थे जिनके पास नौकरी नहीं थी। तो उन दोनों को मिलाने के लिए हमने एक जॉब पोर्टल शुरू किया, और वो बहुत सक्सेसफुल रहा। और मैं समझता हूँ कि दिल्ली के अंदर पिछले 1 साल में उस जॉब पोर्टल अकेले की वजह से लाखों बच्चों को नौकरियां मिली है इस कोरोना काल के दौरान। तो जिनके घरों में चूल्हे नहीं जल रहे थे उनके लिए ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव रहा। अध्यक्ष महोदय, प्रभु श्री राम हम सबके आराध्य हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पे हनुमान जी का भक्त हूँ। हनुमान जी रामचंद्र जी के भक्त हैं, तो उस नाते मैं हनुमान जी और श्री रामचंद्र जी दोनों का भक्त हूँ। प्रभु श्री राम अयोध्या के राजा थे। उनके शासनकाल में कहते हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा था, सब लोग सुखी थे, किसी को किसी प्रकार का दुख नहीं था, हर तरह की सुविधा थी। उसे राम राज्य कहा गया। राम राज्य एक अवधारणा है। रामचंद्र जी भगवान थे, हम उनके सामने एक तुच्छ प्राणी हैं, हम इंसान हैं, हम तो कंपेयर भी नहीं कर सकते। लेकिन उनसे प्रेरणा लेके हम अगर उनके राम राज्य की अवधारणा के रास्ते पे चल के अगर एक जेन्युइन कोशिश, सार्थक कोशिश भी कर सकें, तो मैं समझता हूं हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। और इस सदन के अंदर बैठे सभी, इस सदन का भी एक तरह से सार्थक वो हो जाएगा। तो उन्हीं से प्रेरणा लेके, प्रभु श्री राम से प्रेरणा लेके और उनकी राम राज्य की अवधारणा को दिल्ली के अंदर पूरी साफ सुथरी नीयत से लागू करने के लिए पिछले 6 साल से हम प्रयासरत हैं। और हमने एक तरह से 10 अपने मुख्य बिंदु बनाए हैं, 10 प्रिंसिपल्स बनाए हैं राम राज्य की अवधारणा से प्रेरणा लेके। उसमें सबसे पहला बिंदु है कि दिल्ली के अंदर कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। इसके लिए किस्म किस्म के प्रयास कर रही है सरकार। नॉर्मल जिंदगी में भी नहीं सोना चाहिए, जब शांति हो रही है और कोई अगर महामारी आ जाए, कोई कुछ हो जाए, तब भी कोई भूखा नहीं होना चाहिए। उसके लिए किस्म किस्म की योजनाएं बनाई जाती हैं, किस्म किस्म की। हमने महामारी के दौरान लोगों के 1 करोड़ लोगों को सूखा राशन दिया, 10 लाख लोगों को 2 समय का कुक्ड मील देते थे। हमने बहुत सारी व्यवस्थाएं की उस दौरान। और अब ये जो डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन है, जब घर घर लोगों को राशन पहुंचाएंगे, ये भी उसी दिशा के अंदर है कि हमारी दिल्ली के अंदर कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए। दूसरी, हर बच्चे को, चाहे वो गरीब का बच्चा हो, कितना ही गरीब का बच्चा क्यों ना हो, चाहे भिखारी का बच्चा भी क्यों ना हो, उसको शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। ये अभी तक हमारे देश के अंदर जो व्यवस्था थी कि गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूल में जाएंगे, अमीरों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाएंगे, व्यवस्था खत्म की हमने दिल्ली के अंदर। अब ऐसी व्यवस्था दिल्ली के अंदर नहीं है। अब चाहे गरीब का बच्चा हो, चाहे अमीर का बच्चा हो, हर बच्चे को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, अच्छी से अच्छी शिक्षा दे रहे हैं।
और अब हर बच्चे को एक जैसे पढ़ने के अवसर मिल रहे हैं और पढ़ने के बाद उनको एक जैसे नौकरी के अवसर मिल रहे हैं। रामराज की अवधारणा से प्रेरणा लेके हमारा तीसरा प्रिंसिपल है कि अगर कोई बीमार हो जाए तो चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, उसको बेस्ट इलाज मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि अमीर तो चला गया 5 स्टार अस्पताल में और गरीब बेचारा धक्के खा रहा है कहीं और। सरकारी अस्पतालों का जो बुरा हाल था उसको ठीक किया, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, अब महिला मोहल्ला क्लिनिक बनाने जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर रहने वाले हर नागरिक को, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, उनको अच्छी से अच्छी, बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए। प्रभु श्री राम के से प्रेरणा लेके हमारा चौथा प्रिंसिपल है कि चाहे कोई कितना भी गरीब क्यों ना हो, कई राज्य ऐसे हैं जिनमें मैं जानता हूं 10 रुपए यूनिट बिजली मिलती है, 7 रुपए यूनिट बिजली मिलती है। एक गरीब आदमी तो बेचारा बल्ब नहीं जला सकता। तो अगर आज बिजली जो है ये लग्जरी नहीं है, आज बिजली जो है वो नेसेसिटी है, वो जरूरत है, मूलभूत जरूरत है। तो उन राज्यों के अंदर एक गरीब आदमी जिएगा कैसे बिना बिजली के? तो हमने तय किया भाई 200 यूनिट बिजली एक आम आदमी को जीने के लिए जरूरी है। हमने 200 यूनिट बिजली तक माफ कर दिया। तो आज दिल्ली दुनिया का, देश का नहीं, दुनिया का अकेला राज्य है, दुनिया का अकेला शहर है जहां पे लोगों को 24 घंटे बिजली मिलती है, फ्री में बिजली मिलती है, गरीबों को भी मिलती है, अमीरों को भी मिलती है। उसी तरह से पांचवा हमारा सिद्धांत है पानी। आजकल इन्होंने पानी इतना महंगा कर दिया, बताओ, कि पहले जमाने में कहते थे पानी पिलाने का पुण्य होता है, आजकल पानी पिलाने के लिए सरकारें पैसे लेती हैं कि पैसे दो, पानी नहीं तो पानी नहीं देंगे। अब जिसके पास, गरीब के पास पैसा नहीं है वो पानी नहीं पिएगा? पानी तो पिएगा। तुम नहीं दोगे तो चोरी करके पिएगा, फिर उसको पकड़ के जेल में डालोगे तुम। तो ये तो सही नहीं है। तो हमने प्रिंसिपल बनाया, हमारा पांचवा प्रिंसिपल है कि पानी मिलना चाहिए, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, 20,000 लीटर तक पानी। पांचवा है रोजगार। रामराज की अवधारणा के अंदर पांचवा हमने सिद्धांत बनाया है कि रोजगार, हर हाथ को काम मिलना चाहिए। इसके ऊपर भी सरकार तरह तरह से काम कर रही है, अलग अलग तरीके से काम कर रही है। स्टार्टअप पॉलिसी बनाई गई है, जॉब पोर्टल्स बनाए गए हैं, रोजगार मेले लगाए गए हैं, किस्म किस्म से रोजगार देने का प्रयास कर रही है। मैं ये नहीं कह रहा हमने सब कुछ अचीव कर लिया, लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये एक अवधारणा है रामराज की जिसके ऊपर हम चलने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छी साफ सुथरी नीयत से कोशिश कर रहे हैं, यही इंपॉर्टेंट है। सातवां है मकान। हर आदमी के सर पे छत होनी चाहिए। इसके लिए हमारी सरकार पूरी कोशिश कर रही है, खासकर गरीब लोगों के, जो झुग्गी झोंपड़ी में रह रहे हैं, जो आज बड़ी कठिन परिस्थितियों के अंदर रह रहे हैं, जो हम नहीं कह सकते कि इज्जत, वो पूरा जो एनवायरनमेंट है, जो माहौल है, वो अच्छा माहौल नहीं है। तो हम चाहते हैं कि उनको इज्जत का माहौल मिले। उनके लिए पक्के मकान बना के दिए जा रहे हैं, कई जगह मकान बन गए हैं और कई जगह मकान बना के दिए जा रहे हैं। आठवां सिद्धांत है महिलाओं की सुरक्षा। जिस राज्य के अंदर, जिस क्षेत्र के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महिलाओं की इज्जत नहीं है, वो समाज कभी भी प्रगति नहीं कर सकता। मैं समझता हूं कि पुलिस हमारे अंडर में नहीं है, लेकिन इसका रोना रोने से कोई फायदा नहीं है। जिनके अंडर में है वो अपना काम करें। जो हमारे हाथ में जो कुछ है हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे हाथ में था सीसीटीवी कैमरे लगाना, हमारे हाथ में है डार्क स्पॉट्स को लाइट्स लगाना, हमारे हाथ में था बसों के अंदर सीसीटीवी लगाना, बसों के अंदर मार्शल लगाना, बसों में यात्रा फ्री करना। महिलाओं को सम्मान और महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए हमारी सरकार पूरी कोशिश कर रही है। हमारा नौवां सिद्धांत है बुजुर्गों को सम्मान। जो समाज अपने बुजुर्गों को सम्मान नहीं देता,
उसका समाज का अंत निश्चित है, वो समाज आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो हमने अपने बुजुर्गों को सम्मान देने के लिए तरह तरह के कदम उठाए, लेकिन सबसे अहम कदम उठाया कि हम अपने बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा के ला रहे हैं, जगह जगह तीर्थ यात्रा करा के, और उनसे जब वो लौटते हैं, मैं खुद मिला उनसे, जो ये उनका आखिरी फेज है जिंदगी का। और ये आखिरी फेज हमारे धर्म ग्रंथों में भी लिखा है कि आदमी अपना भगवान में लीन होके अपना आखिरी जिंदगी का फेज बिताना चाहता है। तो वो जब लौट के आते हैं उन तीर्थ स्थानों में, तो इतने खुश होते हैं, इतने खुश होते हैं। अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अयोध्या के अंदर अब एक भव्य मंदिर तो बनने जा रहा है। मैं दिल्ली के लोगों को, दिल्ली के हमारे सारे बुजुर्गों को कहना चाहता हूँ कि एक बारी मंदिर बन जाए, आप सबको अयोध्या के फ्री में दर्शन करा सकते हैं। और हमारा 10वां सिद्धांत है कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार में सब बराबर हैं। सभी जाति के धर्म, सभी जाति के लोग, सभी धर्मों के लोग, चाहे किसी भी धर्म के हों, चाहे हिंदू हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे सिख हों, चाहे ईसाई हों, किसी भी जात के हों, चाहे ब्राह्मण हों, चाहे ठाकुर हों, चाहे वाल्मीकि समाज के हों, चाहे जाटव समाज के हों, चाहे इस समाज के हों, सभी जाति, सभी धर्म। जैसा मैंने कहा कि रामराज की परिकल्पना में श्री रामचंद्र जी ने भिल्ली के झूठे बेर खाए थे। उनके जीवन से अगर हमें प्रेरणा लेनी है तो उनके राज के अंदर किसी तरह का भेदभाव नहीं होता था कि ये ऐसा है, ये अमीर है, ये गरीब है। सबको बराबर तरीके से भाईचारे के साथ सब लोग रहें, शांतिपूर्वक सब लोग रहें, शांतिपूर्वक अपना निर्वाह करें, ऐसी हमारी पूरी कोशिश रहती है। इसी के साथ मैं इस धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। अब श्री गोपाल राय जी, माननीय विकास मंत्री द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव सदन के सामने है।